हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे आप लोग तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपको प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी 50। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल यहाँ पर सही करने का प्रयास किया है। लगभग आपका साथियों 25 प्लस सवाल यहाँ पर सही होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज को जो है पीला केक यानी येलो केक कहा जाता है? बताएं। प्लूटोनियम को, यूरेनियम को, थोरियम को, एल्यूमिनियम को। डबल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट सवाल है। बताएं पीला केक यानी येलो केक जो है साथियों किसे कहा जाता है? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं यूरेनियम पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें दोस्तों आप लोग, पीला केक जो है आपका यूरेनियम को कहा जाता है। एक सवाल दोस्तों यहां से और पेपर में पूछा जाता है, आपसे सीधा प्रश्न करेगा कि भारत में जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखें आप लोग, आंध्र प्रदेश है। ठीक है भाई। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, भारत में जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास करना, कृषि का विकास करना, आर्थिक समावेश, आर्थिक सुधार। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं, यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, सभी दोस्तों का यहां पर आंसर आना चाहिए। बताएं आप लोग, भारत में जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सवाल नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कृषि पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि का जो है उत्पादन बढ़ाना। क्या भाई? कृषि का उत्पादन बढ़ाना। अगर आपसे सवाल पूछे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है समयावधि कब से कब तक था, तो याद रखें 1961 से 66 तक। कब? 1961 से 66 तक। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहां पर तीसरा देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर सभी दोस्त आंसर करें, यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। आज का जो साथियों सेट लिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस सेट को जरूर करिएगा और आप लोग यहां पर जो है लगभग 25 प्लस सवालों को सही करने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर आप लोग आंसर बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। तो भाई कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल साथियों कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। देखिए, यहां से 2-3 सवाल पूछा जाता है पेपर में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखें राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 148 में जो है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे ज्यादा जो है यहां से सवाल नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, भारत की जो है प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर आंसर बताएं। सभी साथियों का आंसर यहां पर आना चाहिए और इनका शासन जो है साथियों कब से कब तक रहा, यह भी आप बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें आप लोग साथियों, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, अच्छा ये किसकी पुत्री थी? ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। रजिया सुल्तान दोस्तों ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखिएगा। और इसका जो है शासन साथियों कब से कब तक रहा? याद रखें आप लोग 1236 से
1240 तक जो है रजिया सुल्तान का शासन रहा है। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी साथी सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं। अगला सवाल, भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दे दिया गया है, सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी सवाल पेपर में आ चुका है, आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। चलिए भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? बताएं। बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और हमने जो है कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो साथियों कई बार और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर राइट आंसर आप कर सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो जो भी साथी जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है और अगर आपसे सवाल पूछे कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं तो साथियों शुक्र को ही जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अच्छा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? शुक्र ही है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अच्छा साथियों, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? सांझ का तारा किसे कहते हैं भाई? शुक्र को ही जो है सांझ का तारा भी कहते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बुध को आप जानते होंगे ये सौर मंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है भाई, सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे बड़ा ग्रह साथियों आपका है कौन? बृहस्पति है। याद रखें आप लोग इन सारे पॉइंट्स को। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त बताएं। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों समवर्षा रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला सवाल, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर आंसर दीजिएगा और सभी साथी लाइक की संख्या बढ़ाते चलेंगे दोस्तों। यहां पर आप जानते हैं सेशन को लाइक करने से भाई आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहता है और आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए और बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं शिक्षा संकल्प के और इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो बताइए भाई, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सवाल नंबर आपके सामने 9 दिया है, सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर करें। चलिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी यहां पर आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं भाई यहाँ पर लैक्टोबैसिलस पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? ये दूध को जो है दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। उष्मा का जो है SI मात्रक क्या है? बताएं, उष्मा का SI मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर करें सभी प्यारे दोस्त। जूल है, न्यूटन है, कैलोरी है, केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 10 का 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिया गया है, सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। चलिए, ऊष्मा का जो है SI मात्रक क्या है? यहां पर सभी दोस्त बताएंगे SI यूनिट ऑफ हीट। जो लोग जा रहे हैं भाई जूल पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग याद रखें दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, सोनल मानसिंह जो है ये प्रसिद्ध ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्यांगना है, ठीक है। और इन्हें साथियों जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और ये साथियों राज्यसभा की जो है सदस्य भी रह चुकी हैं, ठीक है। याद रखें इन सारे पॉइंट्स को। आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। अगला सवाल देखें, भारत के कितने राज्य, यहां पर आपसे सवाल पूछा है, भारत के कितने राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं आप लोग। फटाफट यहां पर आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 8 और आपका दिया है 5। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं भाई। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 5, ठीक है। तो नेपाल से लगने वाले राज्य साथियों कौन कौन से हैं? आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आपका सिक्किम हो गया, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं, याद रखें आप लोग। तो जो भी साथी डी विकल्प पर जा रहे हैं भाई, वे लोग अपनी पीठ थपथपा लें। बिल्कुल शानदार उन्होंने जवाब दिया है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइएगा। आप लोग आंसर करें फटाफट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? चलिए, सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। आप सभी दोस्त जानते हैं कि यहां पर एक क्वेश्चन करवाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है 3 से 4 फैक्ट भी बताए जाते हैं। यानी ये 50 क्वेश्चन देखने में आपको तो लगते हैं, लेकिन यहां पर जो है मान के चलिएगा आप लोग यहां पर लगभग 100 से 125 क्वेश्चन यहां पर आपके तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको चीजों को डिलीवर्ड किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? जो भी साथी जा रहे हैं 1935 पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। याद रखें दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, याद रखें। और इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। अब आप लोग बताइएगा, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखें, कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में जो है नकद शेष बनाए हुए है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर आपके सामने 14 दिया, उत्तर करिएगा आप लोग। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग जा रहे हैं आरबीआई पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश के पास जो है लिखित संविधान नहीं है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, ये सब बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बड़े फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सभी लोग बताएं, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? वो है साथियों आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन के पास क्या साथियों? अलिखित संविधान है। लिखित संविधान यानी लिखित दस्तावेज में यहां पर नहीं है। तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16। सभी दोस्त यहां पर आंसर दे दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। सभी दोस्त यहां पर बताएं फटाफट आप लोग। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो जो लोग जा रहे हैं सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ए विकल्प वाले भाई बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल, ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट यहां पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? चलिए भाई,
सवाल नंबर 17 का राइट आंसर बताएं आप लोग। ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता किसे माना जाता है? साथियों वेदों की संख्या कितनी है याद रखें आप लोग, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। और साथियों सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्या भाई? संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। तो ये इन दोनों वेदों से जो है सवाल पेपर में बने हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, आप कहेंगे जो है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, और संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में साथियों सबसे प्रमुख देवता कौन किसे माना जाता है? इंद्र को। ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, भारत में जो है बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बताएं। सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे यहां पर। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? चलिए भाई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका राजस्थान। ये भी पॉइंट याद रखें। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। दोनों में कंफ्यूजन होता है, लोग गलतियां करते हैं, तो आप लोग याद रखें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका साथियों राजस्थान। ठीक है, और बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में देखने को मिलता है? वो है आपका राजस्थान। ठीक है, अगला सवाल, सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। चलिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आप सभी से और कोई डिमांड नहीं रहती, बस इतना सा रहता है। इससे क्या होता है, और लोगों के पास क्लास पहुंचती है। इतना मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है तभी जो है सफल मानी जाती हैं, जब जो है सभी के पास ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। आप जानते हैं बिल्कुल मुफ्त में आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ इसी तरीके से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। बताएं, सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक जो है किसे माना जाता है? जो लोग जा रहे हैं एंडर्स सेल्सियस ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। और ये जो है साथियों एक स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। कहां के? स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला सवाल देखें, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 दीजिएगा आप लोग फटाफट आंसर। संतोष ट्रॉफी साथियों ये आपका किस खेल से संबंधित है? बताएं। फुटबॉल, क्रिकेट, अजलान, शाह कप, हॉकी। सवाल नंबर 20 का उत्तर बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, तमिलनाडु में जो है जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? बताएं। ओणम का, पोंगल का, नवरात्रि का, होली का। सवाल नंबर 21 का आंसर आप कर सकते हैं। चलिएगा, तमिलनाडु में जो है जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पोंगल पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का जो है कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग यहां पर आंसर बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या है भाई? जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, म्यांमार पर जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है कहां पर हुआ था? बताएं। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर दिया 23। यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। इनका जन्म साथियों कब हुआ था, कहां पर हुआ था, आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई?
जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर मेरठ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर हम यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की, तो इन्हें आप जानते होंगे, इन्हें जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या? हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 29 अगस्त 1905 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मेरठ में हुआ था। ठीक है, और साथियों 29 अगस्त को ही जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। ठीक है, जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, किस पड़ोसी देश को जो है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें आप लोग। सवाल नंबर 24 का आंसर बताएं। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, यहां पर आपका भाई सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? बताएं। 25 का आंसर कर दीजिएगा। सवाल नंबर 25 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिए भाई, सीकर तकनीक के साथ भारत की जो है क्रूज मिसाइल कौन सी है? यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, ब्रह्मोस पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? बताएं। 26 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। सवाल नंबर 26 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते तो जान लीजिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो है पार सीमा 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी है समझौता एक्सप्रेस। कौन सी? एक है आपकी समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है आपकी थार एक्सप्रेस। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? बताएं। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं। चलिए भाई, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आपका यहां पर जो साथियों दिया है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो किस गवर्नर जनरल के शासन काल में शुरू की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। बताइए किसे सौंप दिया गया गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद? बताएं। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने 28 दिया है। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। सभी लोग बता दें। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या? बंदा बहादुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है बंदा बहादुर को जो है सौंप दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, पाकिस्तान नाम सबसे पहले जो है किसके द्वारा गढ़ा गया? बताएं। सवाल नंबर 29 का आंसर करिएगा। चलिए, यहां पर आपके सामने जो है 29 नंबर का क्वेश्चन दिया है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। पाकिस्तान नाम सबसे पहले जो है किसके द्वारा गढ़ा गया? बताएं। जो लोग जा रहे हैं चौधरी रहमत अली पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए, तो आप जानते होंगे दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 में जो है अमृतसर में जो है नरसंहार हुआ, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ था भाई? जनरल डायर ने जो है निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी और यहां पर काफी लोग जो है मारे गए थे। तो यहां पर साथियों फिर उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने
रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इसके विरोध में नाइटहुड उपाधि को जो है लौटा दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग इतना सा याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया था। और ये नरसंहार कब हुआ था ये भी आप थोड़ा सा याद रखें, 13 अप्रैल 1919 को, क्योंकि ये साथियों डेट पूछ लिया जाता है। ठीक, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है, किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग बताएं। 31 का यहां पर आंसर आना चाहिए, सभी लोग बताएं। चलिए तो देखेंगे दोस्तों, अगर बात करें यहां पर गोदावरी नदी की, आप सभी जानते होंगे इसका जो उद्गम होता है महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के जो है आप देखेंगे ये साथियों त्र्यंबकेश्वर से होता है। कहां से? त्र्यंबकेश्वर से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे दोस्तों यानी गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहते हैं। क्या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहते हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। और साथियों ये भी सवाल पेपर में बन सकता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। पहली कौन सी है? गंगा है। ठीक है, और ये भी सवाल पेपर में बन सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ठीक है, और साथियों गोदावरी नदी जो है कहां पर जाकर गिरती है? ये आपका बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग सुनते हुए चलिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग क्लासेस को डेली कर रहे हैं तो डेली जो है हम एक्सप्लेन भी करते हैं और कुछ क्वेश्चन को ऐसे प्रश्नों को लेते हैं जो पिछले क्लासों में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो डेली बस आपको क्या करना है? डेली क्लास को करना है। इससे एग्जाम तक आते आते जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं हुई, बस आप लोग जो है आराम से इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे चलते रहें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बता दीजिए आप लोग, और कहां पर स्थित है ये भी बताएं। चलिएगा, भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहां पर है और कौन सी है बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वुलर पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आप जानते हैं ये कहां पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और चिल्का झील की बात करें, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहां पर है? ये आप जानते हैं उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है बताएं। सवाल नंबर 33 का उत्तर करिएगा आप लोग, फटाफट यहां पर आंसर बताएं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 33 दिया है। आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। तो भाई यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर देखेंगे साथियों तो वो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस वर्ष में जो है भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? इंपॉर्टेंट है, बताओ। सवाल नंबर 34 का आंसर आना चाहिए, सभी दोस्त आंसर करेंगे। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। तो भाई आरटीई एक्ट साथियों कब पारित हुआ? 2009 में। ठीक है, और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया? 2009 में। अच्छा, लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू किया गया। ठीक है, याद रखें आप लोग। महाराजा सवाई जयसिंह ने कहां पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी बताइए। 35 का उत्तर दे दें आप लोग। सही आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराजा सवाई जयसिंह ने कहां पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? उज्जैन में। कहां पर दोस्तों? उज्जैन में। ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, ये रहा। ध्यान से देखिएगा साथियों, सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज यहां पर बड़ा दिया गया है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, देखिए,
निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट, पोरबंदर। चलिएगा, इसमें से साथियों कौन सी रियासत थी? आप सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा 36 का। चलिए, यहां पर आप देखेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ जो है साथियों पाकिस्तान में शामिल होने का जो है फैसला किया था। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाद में जो है जनमत संग्रह के बाद इसे जो है मजबूरन शामिल होना पड़ा भारत में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से जो है किसमें से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई। सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप सभी साथियों को पता होगा 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, आप जानते होंगे। और लेकिन साथियों यहां पर जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर यहां पर डी, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस पॉइंट को याद रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से जो है किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? बताइए। सवाल नंबर 38 का उत्तर करें। द्विसदनीय विधानमंडल जो है साथियों कहां पर नहीं है? तमिलनाडु में। कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 39 का फटाफट उत्तर करिएगा। यहां पर जो लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जहां पर साथियों संघ की बात होगी वहां पर आप लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? बताइए। हिमालय का जो है सबसे बड़ा शिखर जो है कौन सा है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर जो है कौन सा है? सवाल नंबर 40 आपके स्क्रीन पर दिया है, यहां पर आंसर बताइएगा और इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है ये भी आप बता सकते हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं माउंट कंचनजंगा पर, ऑप्शन नंबर डी पर जो भी साथी गए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई की लगभग बात करें अगर हम, तो यहां पर जो है 8,586 मीटर। अगला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के जो है कहां पर स्थित है? जौनपुर में, कन्नौज में, फतेहपुर सिकरी, बाराबंकी। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर बताएं। फतेहपुर सिकरी साथियों ये आपका कहां पर स्थित है? सभी दोस्त यहां पर देखिएगा साथियों, माफ कीजिएगा, देखिए प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहां पर साथियों? फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैशिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत जो है 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर वीरप्पा मोइली पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे और ये जो है कांग्रेस के नेता रहे हैं। अगला सवाल, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। सवाल नंबर 43 का आंसर करेंगे। गणित सार संग्रह जो है साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए, जो लोग जा रहे हैं महावीराचार्य ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें फटाफट यहां पर भाई। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर चिक्का पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई,
ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, फटाफट आंसर छापते हुए चलिएगा। 8 मार्च को, 7 अप्रैल, 21 जून, 4 जुलाई। सवाल नंबर 45 का आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं भाई यहाँ पर 7 अप्रैल ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वे साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा आप लोग WHO, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ बताइएगा। क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। WHO का फुल फॉर्म क्या है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और WHO का जो है स्थापना कब हुआ था, जरूर कमेंट करिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सवाल नंबर अगला, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से जो है एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है, बताइए। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो, ये साथियों महात्मा गांधी का प्रिय भजन था वैष्णव जन तो, इसके रचयिता कौन है, सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर। चलिए, तो आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा यहां पर नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, बताइए। 47 का आंसर आना चाहिए यहां पर सभी साथियों का। किसने जो है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी थी, अजात शत्रु ने। किसने भाई, अजात शत्रु ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट है, योगक्षेमम वहाम्यहम् किसका आदर्श वाक्य है। 48 का आप उत्तर कर सकते हैं यहां पर फटाफट। योगक्षेमम वहाम्यहम् किसका आदर्श वाक्य है, बताएं। 48 का सभी दोस्तों का यहां पर आंसर आना चाहिए। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं LIC पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ साथियों क्या हो जाएगा, आपका कल्याण हमारा दायित्व है। ठीक है। अगला सवाल, आप जानते हैं साथियों ये भारत की जो है सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, कौन सी, LIC। अगला सवाल, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। सभी दोस्त आंसर दीजिएगा, पूछा गया सवाल है पेपर में, हल्के मत लीजिएगा इन सारे सवालों को। दोस्तों मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। बिल्कुल सिलेबस के आधार पर, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र के आधार पर चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जाता है बहुत मेहनत के साथ। तो भारत और श्रीलंका को जो है कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है, तो वो है साथियों आपका पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय साहित्य में जो है आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप कर सकते हैं। भारतीय साहित्य में जो है आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। सही आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा बता सकते हैं। भाई जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई मुंशी प्रेमचंद पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, जैसे आपका गोदान हो गया, गबन हो गया, ये किसकी रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद की, जो बहुत फेमस है, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है 50 सवालों को कवर कर लिया। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि वो लाइक की संख्या ही हमें बता देती है कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। ठीक है, अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं, कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है, तो सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। आप पिछले वर्ष का पेपर उठाकर आप लोग ज़रूर एक बार देखें चीज़ें कैसे पेपर में पूछी जा रही हैं। हालाँकि हम यहाँ पर करवाएंगे, हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चैनल पर करवाई जाएंगी। ठीक है, पुराने से पुराने पेपर सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि भाई क्लासेस का जो है नोटिफिकेशन कुछ स्टूडेंट के पास नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो ये क्लासेस वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं, तब आपको लिंक वहाँ से जो है मिल जाएगा, आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख दीजिएगा।
और नहीं तो आप हमें 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।